वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी का अमेजिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग लेके आए हैं वो ईवीएस के क्वेश्चंस और वन लाइनर टाइप का लेके आए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं सीटेट के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th और 5th क्लास का है, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में होगा। ये आज जो मैं लेके आई हूँ पहला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका जो चैप्टर्स हैं उस पे आते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 30 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 मार्क्स में जो 15 मार्क्स होता है वो आपका 4th और 5th की जो ईवीएस की बुक है उसके समरी में होता है। जो उसमें आया हुआ है हम उसके डिस्कशन करते हैं, और जो 15 मार्क्स का जो रहता है वो पेडागोजिकल इश्यूज़ पे रहता है। तो जो हम 15 मार्क्स का है, जो ये आप सिर्फ वन लाइनर टाइप का है, जो आप एक बार पढ़ोगे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम उसमें पढ़ लेते हैं कि हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, और चौथा है वाटर। उसके बाद 5th है ट्रैवल, और 6th है थिंग्स वी मेक एंड डू। मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। परिवार और दोस्त, उसके बाद भोजन, रहना, पानी, यात्रा, और हम जो करते हैं और हम जो बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर हमारे प्लांट्स, एनिमल, वर्क एंड प्ले, रिलेशनशिप, ये इसकी सब थीम है। और फूड है, उसके अंदर भी सब थीम्स आती है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रीवर्जिंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर। तो ये जो है ये सारे हमारे सिलेबस में। और दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के हर साल क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकती हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिसमें ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। अभी आपने देखा कि फैमिली फ्रेंड्स जो मेन थीम है, मेन थीम जो है वो हमारे 6 थीम्स है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर, 5th है ट्रैवल, और 6th है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है सब थीम कौन सा है। तो सब थीम की अगर हम बात करें तो सब थीम में क्या क्या है, प्लांट्स है, एनिमल है, वर्क एंड प्ले है, और रिलेशनशिप है। ये जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है आपका सब थीम कौन सा है। तो सब थीम, जाहिर सी बात है, फैमिली फ्रेंड्स तो हमारा थीम है, फूड वो भी थीम में आता है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी हमारा थीम्स में आता है। सिर्फ जो एनिमल है ये क्या है, हमारा सब थीम है। तो इसका सही आंसर एनिमल होगा। ठीक है, अब आते हैं जो बुक है उसकी समरी पे आते हैं। जो उसको मैंने वन लाइनर की तरह भी लिखा हुआ है, आप आराम से बैठ के उसको आराम से सुनिए, 1-2 बार आपको वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो 4th क्लास की बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है, चलो चले स्कूल। तो बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने उनकी सारी समरी को ले लिया है और आपको वन लाइनर की तरह पे आगे यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला है चलो चले स्कूल में आपको बेसिकली बताया गया है क्या कि आप जो जैसे जैसे जो अलग अलग एरियाज है भारत में, जो अलग अलग स्टेट है उसमें मोस्टली बच्चे कैसे कैसे स्कूल्स जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जैसे उस बुक में दिया हुआ है कि बम्बू और रोप ब्रिज, मतलब बांस और रस्सी से बना पुल, ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा असम में होता है। ठीक है, ट्रॉली मोस्टली लद्दाख रीजन, लद्दाख में हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। ट्रॉली आपने देखा होगा क्या कि जो जैसे पहाड़ों वाला जो क्षेत्र होता है उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे में एक बास्केट टाइप से बना के उसको हैंग कर दिया जाता है, वो होता है ट्रॉली टाइप का। और पीछे से उसको थोड़ा सा एक व्हील लगाया जाता है, जिससे वो धीरे 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 स्क्रॉलिंग करते हुए वो नीचे की तरफ जाता है, या फिर वैसे ही हल्का हल्का वो रोल करते हुए वो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल तो सामान्य क्षेत्र में जो हम आसपास अपने एरिया में देखते हैं। वल्लम, ये क्या है, स्मॉल वुडन बोट है, और ये कहाँ पर है, केरल में है। स्मॉल वुडन बोट मतलब एक छोटी नाव बोल सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऊंट गाड़ी। आपको ऊंट पता है, ऊंट तो राजस्थान में मिलते हैं, तो
ऊँट गाड़ी भी राजस्थान में होगी, राजस्थान। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आपको पता है क्या कि मैदानी जो क्षेत्र हैं, मैदानी ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जिस वजह से वहाँ पे बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है। और ठीक है, ये है चैप्टर 1 का। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे अगर आते हैं तो सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें भी जो मेन पॉइंट्स से मैं उसको डिस्कस करूँगी, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। बस आपके जो 1 लाइनर जो सीटेट में बेसिकली एक क्वेश्चन हर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, मैं उसकी बात करूँगी। ठीक है, देखिए लेसन 2 में है पक्षियों के सिर पर आंखें होती है और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। देखिए आप सभी ने पक्षी तो देखा है, पक्षियाँ जो उनकी जो आंखें होती है वो कहाँ, उनके सिर पे होती है। ठीक है, उनकी जो आंखें होती है वो उनके सिर पर होती है, और कान भी होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या कि जो बर्ड्स होते हैं उनके कान नहीं होते, उनके भी कान होते हैं, बट वो ढके हुए होते हैं। बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिज़ाइन होती है। ठीक है, जो जानवर होते हैं उनमें जो डिज़ाइंस आप देखते हैं, जैसे जैबरा वगैरह देखते हैं, टाइगर में भी देखे होंगे ऐसे ऐसे धारी धारी, या फिर जैबरा में भी ब्लैक वाइट का ऐसे जो लाइंस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि उनके बालों के कारण ये डिज़ाइन बनती है। अब अगर हम छिपकली की बात करें तो छिपकली के कान भी इस प्रकार ही होते हैं। देखिए छिपकली आप सभी ने देखा है, छिपकली को जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके कान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, छिपकली के भी कान होते हैं। ठीक है, अगर आपने मगरमच्छ देखा होगा तो मगरमच्छ का भी वैसा ही होता है, उनके भी कान है, बट वो आँखों के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें एक छेद टाइप का होता है, बस वही होता है उनके कान। ऐसा हमारी तरह वो उभरे हुए कान नहीं होते, या फिर जानवरों की तरह जो उभरे हुए होते हैं वैसे उनके कान नहीं होते हैं। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। मगरमच्छ के कान भी इसी प्रकार उनके आँख के पीछे हिस्से में छिपे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें से किसके किसके कान नहीं होते हैं, तो हो सकता है उसमें से एक मगरमच्छ छिपकली का भी ऑप्शन दे दे और आप गलती से टिक लगा दें ना। इसलिए ध्यान रखेंगे कि छिपकली, मगरमच्छ, इन सभी के भी कान होते हैं, जो ऊपर की तरफ नहीं होते, वो एक पॉइंट एक अंदर ऐसे जो मगरमच्छ, ऐसा मैं मगरमच्छ बना तो नहीं पाऊंगी, बट ठीक है बता देती हूँ। ये उनकी आँखें होती हैं, उसके पीछे में एक डॉट सा होता है, ये जो छेद होता है वही उनकी कान होते हैं। ठीक है, अब एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन है कि लिजार्ड, छिपकली जो उड़ सकता है, ऐसा कौन सा लिजार्ड है जो उड़ सकता है या छिपकली उड़ सकता है, तो उसका नाम है ड्रैको छिपकली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही एक चीज़ और, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग, ये सभी नहीं उड़ सकते। ये सभी जो पक्षियाँ ये उड़ते नहीं हैं, ये थोड़ा सा उड़ते हैं और फिर गिर जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो कभी। कीवी तो हमारे देश में नहीं है, बट शुतुरमुर्ग भी हमारे देश में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चिड़ियाघर में है, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आते हैं इसी बुक में, फिर आगे लिखा हुआ था, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ था, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब वो मैमल होते हैं। ठीक है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं या बाहर नहीं होते या बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वो अंडे देते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो मगरमच्छ होता है वो भी अंडा देता है ना। और जिनके भी आपने देखे होंगे कि कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, और साथ ही अब आगे आते हैं, अब हाथी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाथी मेरा साथी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अभी तो बहुत इशू हो गया था हाथी को लेके केरला में। चलिए आगे देखते हैं, हाथी के बारे में बात करते हैं। हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। ठीक है, हाथियों का जो झुंड होता है उसका जो सरदार होता है वो बूढ़ी हाथी, जो उस ग्रुप में जो सबसे बूढ़ी हाथी होगी वो होगी। ठीक है,
उसके साथ ही 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु में जो नर हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खा सकता है। सोचिए, हाथी जो है एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खाते हैं। ठीक है, एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, और हम इंसान तो कम से कम हमें 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। साथ ही हाथी मिट्टी में लेटते हैं। हाथी को आपने देखा होगा कीचड़ या मिट्टी में लेटते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए ऐसा करते हैं। हाथी अपने कान को हाथी को देखा होगा, वो अपने कान को हर हमेशा हिलाते रहता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को ठंडा करते हैं या अपने आप को हवा करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। तो ये जो हाथी है, ये जो जानवर है, हम इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है क्या कि हाथी के ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेगा कि इसमें से जो सही है उसको लगाएं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो चारों में से आपको फिर ABC पढ़ के इस हिसाब से आंसर करना होगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पूछा हुआ था कि हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, ये सही है या गलत है। फिर हाथी एक दिन में कितने घंटा सोता है, फिर वो मिट्टी में क्यों लेटता है, इसका कारण था, ये पूछा था। और हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे आते हैं इसी का चैप्टर 4 पे, खिजाड़ी। ठीक है, खिजाड़ी जो गांव है, खिजाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खिजाड़ी राजस्थान का एक गांव है जो जोधपुर जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, खिजाड़ी जो है, खिजाड़ी गांव में एक विश्रोई समाज रहता है, विश्रोई समाज होता है। ठीक है, खिजाड़ी जो गांव था, एक्चुअली राजस्थान जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की कमी थी। तो जो विश्रोई समाज के लोग थे, वहाँ की एक अमृता देवी एक महिला थी, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं का साथ लेके उस जो जहाँ पे पानी की किल्लत थी वहाँ पे अपना एक मतलब इस पेड़ को लगाया। खिजाड़ी पेड़ की रक्षा में अपने मतलब इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, वहाँ पे पानी की किल्लत होती थी, तो इन्होंने बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इन्होंने तो 1931 में अमृता देवी विश्नोई इन्हें भारत गवर्नमेंट ने भी इन्हें ये दिया है, भारत गवर्नमेंट ने भी इन्हें सम्मान दिया था। ठीक है, साथ ही खिजाड़ी जो पेड़ होता है, वहाँ पे खिजाड़ी पेड़ होता है जो कम पानी में भी जीवित रह सकता है, लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। खिजाड़ी पेड़ की एक खासियत ये है कि लकड़ी में इसके कीड़े नहीं लगते, और खिजाड़ी पेड़ जो उससे दवा बनाई जाती है। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अमृता देवी जो थी जिन्होंने खिजाड़ी पेड़ को लगाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके सम्मान में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये एक पुरस्कार भी रखा है, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे बात करें तो जो इनकी खिजाड़ी का जो पेड़ होता है, इसकी जो फलियां होती है, वहाँ के लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं। अब चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में बेसिकली मधुमक्खी के पालन के बारे में बताया गया था। तो उसमें एक जगह का नाम बताया गया है, बोचाचा। ये मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में पड़ता है। मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, और ये इसलिए फेमस है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, अब मधुमक्खी की बात करें तो रानी मधुमक्खी छत्ते में अंडे देती है। ठीक है, और जो रानी मधुमक्खी छत्ते में अंडे देती है, साथ ही जो और मधुमक्खियाँ होती हैं वो बाहर होती हैं, सिर्फ रानी मधुमक्खी अंदर होती है। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जो रानी मधुमक्खी है सिर्फ वो छत्ते में अंदर रहती है, और बाकी जितने भी होते हैं सब बाहर जो रस होता है इसकी सब व्यवस्था करते हैं। एक तरह से और सबसे बड़ी बात है क्या कि जो नर मधुमक्खियाँ होते हैं वो बहुत कम छत्ते में होते हैं। साथ ही लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। आपको पता है मुजफ्फरपुर आम और लीची के लिए फेमस जगह है बिहार की। तो लीची जो है उसका जो फूल होता है वो फरवरी माह में खिलते हैं। साथ ही मधुमक्खी पालन की अगर बात करें तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है क्या कि मधुमक्खी पालन कौन से माह में सबसे अच्छा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ में
जो मधुमक्खियाँ होते हैं उनके अंडे देती हैं, तो इस हिसाब से जो अगर मधुमक्खी के किसी को मतलब अपना पालना है तो ये अक्टूबर से दिसंबर मंथ या जनवरी तक ये सबसे अच्छा टाइम होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं लेसन 6 में आते हैं। लेसन 6 में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा कि एक ट्रैवल है, एक जो बच्ची उसने ट्रैवल किया है तो वो अपना लिखिए। तो वो गुजरात गई है, तो गुजरात में बेसिकली क्या क्या जगह पड़ते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ पे है, या 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पूछ देगा कि आप मैच करें कौन सा जगह पे कहाँ पे है। तो गुजरात में कच्छ, गांधीधाम, वलसाड, अहमदाबाद, ये सारे गुजरात के शहर हैं। ठीक है, कोझिकोड या कालीकट है ना, कोझिकोड कहाँ है, केरल में, और ये वही जगह है जहाँ पे वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आया था। और कोझिकोड या कालीकट ये कहाँ पे है, मालाबार तट में है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक और है, इसमें पूछा हुआ है कि इसमें जो बुक था उसमें दिया हुआ था कि गुजरात के भोजन की बात कर लेते हैं। चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई, खाखड़ा आदि यहाँ के फेमस भोजन है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं या फिर मूंगा भी बोलते हैं बहुत जगह पे, सहजन के फूल पकौड़े बनते हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। कचनार कहाँ, यूपी में सब्जी बनाई जाती है, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनाई जाती है, और केले के फूल की सब्जी कहाँ, केरल में खाई जाती है। ठीक है, उसके साथ ही आगे चलते हैं। आगे का जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसमें आते हैं। उसमें भी बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। जैसे मडगांव कहाँ, गोवा में है, और गोवा से अगर केरल जाएं, केरल के रास्ते में 92 टनल और 200 ब्रिज पड़ता है, 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ से, गोवा से केरल जाने में, और मडगांव कहाँ पे है, गोवा में। अब गुजरात से केरल, यहाँ पे हमारा ये गुजरात है और यहाँ पे केरल है, ये हमारा गुजरात और यहाँ पे हमारा यहाँ पे केरल है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आता है, तो सभी को अगर भारत का आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो महाराष्ट्र आ जाता है, फिर बीच में छोटा सा एक गोवा, और फिर ये कर्नाटक है ना। तो बस यही है रूट, गुजरात से केरला जाने का रूट में क्या क्या आता है, मोस्टली ये बुक में आपके बताया हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोट्टायम नगर केरल में है। ठीक है, अब भाषा और राज्य की बात कर लेते हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा और राज्य, तो मलयालम केरल में बोली जाती है। ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसको मिलाना होगा। ठीक है, मलयालम कहाँ, केरल में बोला जाता है। कोकनी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला में बोला जाता है। ठीक है, कोकनी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरला में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली में बोला जाता है। और कन्नड़ की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, ये जो सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, और जो कुछ ट्रैवलिंग का जो जगह है इसी के बारे में फ़िलहाल बात की गई है। आगे आते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है उसके बारे में बात करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। दूसरा, ये भारत की वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन जो करती है। ठीक है, इनके पिता कौन है, हवलदार। और 12 वर्ष की आयु से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी, और ये कितना वजन उठा पाते, 130 केजी तक ये वजन उठा पाती है। दूसरा, इन्होंने 29 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हुए हैं, और इनकी 4 सिस्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, वो भी भारोत्तोलन का ही प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ, ये जो ऐसे मैंने लिखा है, आप भी इसे ऐसे ही एज इट इज़ लिख लें, ताकि
इसमें से अगर हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में चारों ऑप्शन दिए ना और पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, इन चारों में से क्या क्या सही है, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि सबसे पहली बात ये आंध्र प्रदेश की हैं, ये क्या करती हैं, वेट लिफ्टर हैं, इनके पिता हवलदार हैं, ये 130 kg तक का वेट उठा पाती है और 29 इंटरनेशनल मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है, और इनकी 4 बहनें हैं। अब आते हैं फ्लावर्स, लेसन 11 पे आते हैं, फूलों की घाटी है ना, तो फ्लावर वैली पहला ही क्वेश्चन है ये, तो ये सभी को पता है होगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर, उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में, कहाँ, चमोली में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं मधुबनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मधुबनी पेंटिंग का नाम बहुत सभी ने सुना होगा, आप सभी ने, मधुबनी। बिहार में मधुबनी एक जिला है जहाँ की मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, बिहार में है, मधुबनी कहाँ है, बिहार में है, और मधुबनी जिला जो है उसके नाम पे ये मधुबनी पेंटिंग पड़ी है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये चावल के पाउडर से बनती है, रंग जो उसमें रंग जो इस्तेमाल होता है वो चावल का जो पाउडर होता है उसमें रंग मिला देते हैं, जैसे नील, हल्दी, फूलों का, पेड़ों का रंग, मतलब जो घर के, मतलब आसानी से जो घर पे बनाए जा सकते हैं उन कलरों का इस्तेमाल होता है, बाज़ार के रंगों का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आप घर के पहले चावल का जो आटा होता है उसको बारीक कर लिया जाता है, उसमें फिर रंग मिला के इसकी पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस पेंटिंग में किसके किसके फ़ोटोज़ बनते हैं या फिर जो इसमें चित्रकारी होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें मनुष्य होता है, जानवर होता है, पेड़ होता है, फूल होता है, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर दर्शाए गए हैं। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मधुबनी जो चित्रकला होती है उसमें क्या क्या देखा जा सकता है, मतलब या फिर क्या क्या उस पेंटिंग में क्या क्या चित्र होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य के होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बेलवनिका गांव, कर्नाटक में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये गांव कहाँ पर, ये कर्नाटक में है, बेलवनिका। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। गीजू भाई बड़े का ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। गीजू भाई बड़े का ये गुजरात के हैं और ये कौन है, बच्चों के लिए कई कहानियाँ इन्होंने लिखी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि गीजू भाई बड़े का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये गुजरात के हैं और इन्होंने क्या किया है, बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। अब आते हैं आगे है किलचिड़ी की बात करते हैं। किलचिड़ी एक पक्षी है, आपने पहले एक नील आता था रॉबिन ब्लू करके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने रॉबिन ब्लू देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा, उसमें एक चिड़िया बनी रहती थी, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। किलचिड़ी क्या है, इंडियन रॉबिन या फिर एक पक्षी है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसकी एक खास बात ये है कि किलचिड़ी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती हैं। ये जो किलचिड़ी अपने अंडे कहाँ देती है, सड़क किनारे पत्थरों के बीच में देती है, ठीक है। किलचिड़ी अपने अंडे सड़क किनारे पत्थरों के बीच में देती है। साथ ही कोयल की बात करें तो कोयल अंडा कहाँ देती है, कौवा के घोंसले में देती है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसमें जो वीरू सहस्त्रबुद्धे था तो उन्होंने बहुत बार बताया होगा कि कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। आपने वो मूवी अगर देखी तो आपको रिलेट कर सकते हैं आप वहाँ से खुद को, ठीक है। साथ ही अब आते हैं, पक्षी घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं, ठीक है। पक्षी अंडे देने के लिए सिर्फ घोंसला बनाते हैं, जब उनके अंडे फूट जाते हैं और उसमें से जो छोटे पक्षी होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो फिर वो अपने जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो घोंसला होता है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फाख्ता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। फाख्ता क्या है, फाख्ता एक पक्षी है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फाख्ता क्या है, फाख्ता एक पक्षी है जो अपना जो घोंसला होती है वो कहाँ पे बनाती है, कैक्टस, आप सभी ने देखा होगा, जैसे नागफनी बोलते हैं हिंदी में, जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाते हैं। कैक्टस, अगर आपने गांव घर में या फिर कहीं पे भी आपने कैक्टस का देखा होगा तो उसका जो पूरा रहता है उसके कांटों के बीच में आपने देखा होगा एक घोंसला बना रहता है, या फिर आपने देखा होगा कभी कहीं, अगर आप कभी देखे होंगे तो आपने गौर किया होगा। तो वो जो बनाता है वो उस पक्षी का नाम है फाख्ता, ठीक है। फाख्ता पक्षी कहाँ पर बनाता है घोंसला अपना, जो नागफनी होती है कैक्टस उसके कांटों के बीच में, या मेहंदी का पेड़ आपने देखा हो कि बहुत घना होता है, बहुत ही ज़्यादा घना होता है, उसमें घोंसला बनाते हैं। उसका जो मेड़ होता है उस पर घोंसला बनाते हैं, ठीक है।
गौरैया छोटी सी चिड़िया, आप सभी ने देखा होगा। गौरैया और कबूतर घोंसला मोस्टली कहाँ पे बनाते हैं? पुराने घरों में। आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि ये सब कहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, कि एकदम अगर भूत वाला कोई कोठी होता था तो उसमें देखा होगा कि चिड़िया उड़ रहे हैं, तो वो जो चिड़िया उड़ रही थी या फिर घोंसला जो दिखता है वो कौन बनाते हैं? गौरैया और कबूतर बनाते हैं। ठीक है, आप उससे भी रिलेट करके एक बार याद रख सकते हैं कि पुराने घरों में ये बनाते हैं। बसंत गौरी, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर देती है। बसंत गौरी की अगर हम बात करें तो ये अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर देती है। ठीक है, ये जो जितने भी अभी चिड़ियों के बारे में हमने बताया, ये आपको एक एक करके क्वेश्चंस दे सकते हैं मिलान के लिए, क्या कि बताइए ये कहाँ अंडे देती हैं। जैसे फाख्ता का पूछ सकता है कि ये कहाँ पे अंडे देती हैं, या कोयल कहाँ अंडे देती है ना, खिलचिड़ी कहाँ अंडे देती है, ऐसे करके आपको ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं दर्जनी चिड़िया। दर्जनी चिड़िया पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है। बताइए, इतना एडवांटेज वाली चिड़िया है ये, एडवांस चिड़िया, सॉरी। दर्जनी चिड़िया पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब सड़क किनारे जाते हैं तो एक घोंसला देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे रुई कपड़ों का बना हुआ, या फिर बहुत सारा बड़ा अच्छा सा एकदम कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला आपने कभी देखा होगा। तो वो जो पक्षी है उसका नाम है दर्जनी चिड़िया। ऐसे आप समझ सकते हो कि दर्जनी है ना, जो सीता है तो उसको टेलर कहते हैं, तो आप दर्जनी चिड़िया वहाँ से भी रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शक्करखेरा। शक्करखेरा एक ऐसा पक्षी है जो क्या बोलते हैं, शक्करखेरा एक ऐसा पक्षी है जो ना अपना जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ बनाता है। ठीक है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है, डाली पर ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ठीक है, वीवर नर पक्षी। वीवर एक पक्षी है, ये नर पक्षी मोस्टली जितने होते हैं चिड़िया वगैरह जो पक्षी होते हैं उसमें से घोंसला बनाते हैं साथ ही, लेकिन वीवर एक ऐसा, एक आप इसको स्टार मार्क के तौर पे लिख सकते हैं। वीवर एक ऐसा नर पक्षी है जो अपना घोंसला वो खुद बनाता है, और जो मादा वीवर होती है वो आती है और उसको जो घोंसला पसंद आता है वो वहाँ पे फिर वो अंडे देती है, या फिर वो वहाँ पे उस वीवर को, जो वीवर पक्षी है उसके साथ वो रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन, ये पार्ट 1 है, इसके बाद और पार्ट आएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जितने भी हमारे और आने वाले लेक्चर्स होंगे वो आसानी से आपको जल्दी और आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।